अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक थ्योरी क्वेश्चन लॉन्ग सेक्शन C के लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इससे पहले आपको मैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स डिलीवर कर चुका हूं, वो ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो तवज्जो रखिएगा क्योंकि इसमें थ्योरी और डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आज मैं इंशाल्लाह आपको करा रहा हूँ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर वक्त ही आता रहता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2। टॉपिक का नाम है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडल। नील बोहर बड़ा मशहूर केमिस्ट गुजरा है, तकरीबन 1 सदी पहले, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 110-12 साल। रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया था, अगर आप लोगों को जहन में हो। उसने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था एटम को, उसके अरेंजमेंट को समझने के लिए, और उसमें उसने फिर न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया था एटम का। लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे रदरफोर्ड के मॉडल में। अब उससे आगे का हमें पढ़ना है। उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, उन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपना एक मशहूर ज़माना मॉडल पेश किया जिसको बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो ये तो मैंने प्रीव्यू पेश कर दिया कि ये किस मुतालिक है। ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के मुतालिक है। इसके पोस्टुलेट्स हैं। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है कि राइट द मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये नोट कीजिएगा, बाकायदा लेक्चर है, आप नोट्स भी बना सकते हैं और एंड तक रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये तो मैंने इंट्रो दे दिया आपको कि ये रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट्स रह गए थे, कमी रह गई थी, उसको ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने पेश किया था। इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं, 2 थ्योरेटिकल हैं, 2 मैथमेटिकल हैं। तो इस पर गौर कीजिए। पहला अजम्पशन कहता है फिक्स सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इस पोस्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी वो आगे पीछे या हमारी इंसानों की तरह आज़ाद नहीं है कि जहाँ चाहें चले जाएं या आ जाएं। वो बाउंड हैं, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। फिक्स्ड हैं, डेफिनेट हैं, आगे पीछे नहीं हो सकते। एट अ फिक्स डिस्टेंस भी इनका न्यूक्लियस से वाज़ा तौर पे फिक्स है, उसकी एक डेरिवेशन भी आएगी। फ्रॉम द न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। वजाहत कर दूँ, इसी को ऑर्बिट्स कहते हैं, इसी को एनर्जी लेवल्स कहते हैं, इसी को शेल्स कहते हैं। ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं, एनर्जी लेवल्स, शेल्स या ऑर्बिट्स। लेकिन में जो सबसे मशहूर है वो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये तो पहला पोस्टुलेट हो गया, आसान है, समझ में आ गया होगा। रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट में घूमना इलेक्ट्रॉन का। ये पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। यानी ना ही वो गेन करता है ना लॉस करता है, ना ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ना कम होती है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, यानी फिक्स ऑर्बिट जो डेफिनेट है, इट नाइदर एब्जॉर्ब्स, यह भी पोस्टुलेट में आएगा आगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे लेता है एब्जॉर्ब करके, नॉर इट रेडिएट्स, और कैसे देता है, लूज़ करता है, खारिज करता है, निकालता है रेडिएट करके। ये लफ्ज़ सही रखिएगा, रेडिएट और एब्जॉर्ब। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उसका हब है, सेंटर है, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी।
यानी सबसे करीब वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, उससे आगे वाले की ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी बना दूंगा ताकि और क्लियर हो। अच्छा, वो डायग्राम समझने के लिए होगी, वो इन पॉस्टुलेट्स के साथ बनानी नहीं है। अब ये जो पॉस्टुलेट मैंने आपको बताए, इसका कुछ मंजरनामा ऐसा है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स हो गए। अब ये ऑर्बिट 1 है, इसकी एनर्जी 1 हो जाएगी। ये ऑर्बिट 2 है, इसकी एनर्जी 2 हो जाएगी। ये ऑर्बिट 3 है, इसकी एनर्जी 3 हो जाएगी। n से इंडिकेट करते हैं ऑर्बिट्स के नंबर को, n नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब ये जो पॉइंट्स पीछे गुजरे हैं, ये जो ऑर्बिट हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इनके बीच के दरमियान की जगहों पे नहीं घूम सकता। यानी कि आपको ये नज़र आ रही है अगर लाइन, ये मैं समझाने के लिए ब्लैक से बना रहा हूँ। दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यानी यहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन हो सकते, इन ऑर्बिट्स में ही होंगे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये मतलब ये मुमकिन है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हो, आगे पीछे नहीं हो सकते। और जो पॉइंट था कि एनर्जी इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस, तो ये न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, पहले लेवल का सबसे कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तीसरे का उससे ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियस जो हो गया, इससे जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना एनर्जेटिक और उतना पावरफुल होगा। ये दो पॉस्टुलेट तो हो गए थ्योरेटिकल। अगला पॉस्टुलेट देखें, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी इज क्वांटा एनर्जी फिक्स डेफिनेट एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले या दे तो क्या होता है, जब वो गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो आगे की तरफ जंप करता है। ये एब्जॉर्प्शन या गेन ऑफ एनर्जी है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब करेगा या गेन करेगा तो आगे की तरफ जंप करेगा, इसको जंप कहते हैं, छलांगे मारता है इलेक्ट्रॉन। और ये किस तरह एब्जॉर्ब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाता पीता क्या है, फोटॉन, क्वांटा, यानी ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। फोटॉन्स क्या, एनर्जी पैकेट्स हैं। एनर्जी पैकेट्स क्या, ये जो रोशनी होती है हमारी, इसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं, क्वांटा होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। वो गेन कर करके, एब्जॉर्ब कर करके आगे राइज करता जाता है। इसको एक्साइटेशन भी कहते हैं, एक्साइटेशन। जैसे हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो खुश होते हैं या कूदते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए तो अगले लेवल्स में जंप करता है। अब ये तो हो गया एब्जॉर्ब करके, डी एक्साइटेशन करके, लूज़ करके ये वापस आता है। यानी अगर इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है तो इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। यानी लूज़ करेगा एनर्जी, इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। अब लूज़ भी करेगा ये फोटॉन की शक्ल में, यानी कि फोटॉन निकालता जाएगा, कमज़ोर पड़ता जाएगा और न्यूक्लियस के करीब लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता जाएगा। हायर एनर्जी लेवल में एब्जॉर्प्शन के साथ, लोअर एनर्जी लेवल में एमिशन के साथ। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ एक चीज़ बता दूं, कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता या देता या एब्जॉर्ब करता है या निकालता है, 2 लेवल्स के बराबर, डिफरेंस के बराबर। यानी अगर ये पहला लेवल E1 था, दूसरा E2 था, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा E, डिफरेंस हो गया ये। यानी इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो नेक्स्ट में चला जाएगा, रेडिएट रिलीज़ कर देगा तो बैक आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन आधे पौनी छलांगे नहीं मार सकता। यानी 1 से 2 में या 1 से 3 में चला जाए, 3 से 2 में या 2 से 1 में आ जाए। एक एक करके भी जंप कर सकता है, लंबी जंप भी कर सकता है। किस बुनियाद पर, कि उसको ज़्यादा एनर्जी पैकेट फोटोन मिल गया, क्वांटा, तो लंबी छलांग भी मार सकता है। यानी E1 से E3 में जा सकता है अगर इन दो के डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी मिल जाए। ये समझने की बात थी। तो ये मैथमेटिकल पॉस्टुलेट है, पढ़ लें आप। ड्यूरिंग एक्साइटेशन, एक्साइटेशन बता दिया मैंने,
इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी इज क्वांटा एनर्जी इज फोटोन पैकेट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, देखें आगे ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स एंड जम्प्स टू अ हायर एनर्जी लेवल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिमिलरली एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, पीछे आएगा लूज करने पर, नियरर टू द न्यूक्लियस व्हेन इट रेडिएट्स यानी लूजेज एनर्जी। तो ये देखें, ये मैथमेटिकल आ गया एच म्यू इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लें, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। इसका ये मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का निशान है, क्योंकि जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये निशान थोड़ा यूँ करके बनाइएगा, वी नहीं है ये, वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी। अब ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी समझने का पॉइंट आ गया। अच्छा, एमसीक्यूज़ भी साथ साथ देख लें। प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है एच, इसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34। अगर एसआई यूनिट में देखेंगे, एसआई यूनिट है ये, वरना अर्थ सेकंड ये सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम नहीं तो एसआई सिस्टम। अच्छा, इसको आप 6.3 भी लिख सकते हैं अगर आपको कम सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। दोनों ओके हैं, दोनों एक्सेप्ट करेगा टीचर, 6.625 या 6.63। -34 -27। एक चीज़ और बता दूं, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं, ये एनर्जी के यूनिट्स हैं। जूल में इतने अर्ग्स, यानी जूल बड़ा यूनिट है और अर्ग्स छोटे यूनिट हैं। सही, आखिरी पॉस्टुलेट देख लें, उसके बाद एक डेरिवेशन होगी इंशाल्लाह। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है, ये फिज़िक्स का लफ्ज़ है, कभी आप लोगों ने पढ़ा हो, ये लीनियर मोमेंटम जिसमें चीज़ सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम जिसमें सर्कुलर मोशन में एंगुलर फैशन में घूमती है। जैसे इलेक्ट्रॉन एंगुलर फैशन में घूम रहा है, तो ये पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम इसका मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, h/2π, h/2π का मल्टीपल, n हो गया यहाँ पे इंटीजर, यानी क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर है n, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 1 2 3 करके इंटीजर के तरह चलता है, यानी ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 करके, नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव। अब इसको यूँ समझ लें कि n अगर 1 हुआ तो 1 × h/2π छोटा हुआ, छोटा स्मॉलर जवाब आ रहा है। 2 × हुआ तो बड़ा जवाब हो जाएगा, 3 × और बड़ा हो जाएगा। MVR एंगुलर मोमेंटम का निशान है, ये एंगुलर मोमेंटम है। इंशाल्लाह फिज़िक्स में भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, अभी मुख्तसर देख लें। MVR को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। M का मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। V वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और R इसी की डेरिवेशन आ रही है, कितने बड़े ऑर्बिट में, यानी कि रेडियस के साइज़ में घूम रहा है। तो जितना बड़ा रेडियस मिलता जाएगा उसको, उसकी रेवोल्यूशन तेज़ और फ्री होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यही इस पोस्टुलेट का मतलब है कि जितना ऑर्बिट बड़ा उतना एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा। तो कहते हैं 1 छोटा कम, 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी एंगुलर मोमेंटम यानी 1 में कम है, 2 में उससे तेज़ है, 3 में उससे तेज़ है। समझ में आ गया ये? तो ये पॉइंट देख लें। अब इसके बाद डेरिवेशन है, मैथमेटिकल वर्क आ रहा है, जाइएगा नहीं, क्योंकि ये और वो मिलकर 8 मार्क्स का सेक्शन सी का सवाल बनता है, लेकिन टोटल डेरिवेशन 4 हैं। एक इस लेक्चर में इंशाल्लाह कराऊंगा, 2 अगले लेक्चर में, चौथे देखेंगे, अगर इम्पोर्टेंट हुई तो वो भी इंशाल्लाह करा दूंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, कि
गिव पोस्टुलेट्स, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स। अब वो डेरिवेशन है मैथमेटिकल वर्क है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी साथ साथ समझते हैं कि सवाल कैसे आएगा इम्तिहान में। पहले तो ये लिखा हुआ है कि गिव पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडल, वो 4 पोस्टुलेट हो गए। डायग्राम समझाने के लिए बनाई थी, वो अलग है। अब ये देखें 1 इसलिए लिखा है, इसमें 1 2 3 करके डेरिवेशन है, सही है। अब उसने रेडियस की डेरिवेशन मांगनी है, तो सवाल होगा यूज़ बोहर्स थ्योरी टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, कि बोहर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, बोहर्स थ्योरी का पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हुए रेडियस की डेरिवेशन करें, यानी एटम कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना है, दैट इज़ रेडियस, उसकी डेरिवेशन है ये। तो इसके लिए सबसे पहले ये डायग्राम समझ लें, तब आसानी हो जाएगी। और स्मॉल आर नज़र आ रहे हैं, वो हमें ड्राइव करना है ब्रैकेट में जो स्मॉल आर लिखा हुआ है। इस डायग्राम में ये है कि ये न्यूक्लियस है, प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज Ze। Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है एटम का, और E जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन एक घूम रहा है उसके गिर्द, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये घूमता रहेगा इस सर्किल में। ये रेडियस हो गया R, सही है। अब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे 2 तरह की फोर्स अमल कर रही होंगी। जो इसको सेंटर की तरफ पुल करके रखेगी वो हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। फिजिक्स में सुना होगा, द फोर्स विच पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंट्रीपिटल। और जो आउटवर्ड होगी, बाहर की जानिब, यानी ये समझे एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, वो सेंट्रीफ्यूगल होगी। अब इसी पे ये डेरिवेशन की गेम चलेगी कि हम इन फोर्सेस को लेके आगे बढ़ेंगे और उसमें ये R नज़र आ रहा है, R तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्रीव्यू समझ में आ गया, डायग्राम बना लें। न्यूक्लियस, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तभी आएगा ना इसमें फोर्स mv²/r, सही है। और दूसरी फोर्स जो आएगी वो आएगी कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ अभी बता दूंगा, कूलम्स लॉ। और R इसका रेडियस उस ऑर्बिट का, सर्किल का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये वर्डिंग देख लें भाई, वर्डिंग है, फिर मैथ्स आएगी। कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिया क्योंकि उसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पता है ना भाई, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, उसका मास m है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैरिंग चार्ज E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, जैसे प्रोटॉन पे भी E होता है, बस फ़र्क होता है उन पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। मूविंग विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से घूम रहा है जो दिखाया था अभी। इन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहते हैं कि एक ऑर्बिट में एनर्जी स्टेशनरी यानी कांस्टेंट रहती है, पोस्टुलेट में जो था स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, r रेडियस हो गया, सही है। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज है +Ze, ठीक है, और इसीलिए +Ze के प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही न्यूक्लियस पे आ जाता है। अब मैं सारी ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ होता था 9-10 क्लास में, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q1 Q2/r², ये कूलम्स लॉ होता था। E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है 2 चार्ज बॉडीज़ के दरमियान। अब Q1 की जगह यहाँ पे Ze है और Q2 की जगह E है, यानी एक प्रोटॉन का चार्ज यानी न्यूक्लियस का और एक इलेक्ट्रॉन का। अब इसको फीड कर दें, K कूलम्स कांस्टेंट है, K कांस्टेंट आ गया, Ze × E/r²। अब K की वैल्यू आपको ये याद करनी है, कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, कूलम्स कांस्टेंट, K इज़ कूलम्स कांस्टेंट, क्योंकि कूलम ने अपने लॉ में दिया था ये।
ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम परमिटिविटी है। वैक्यूम परमिटिविटी का मतलब होता है कि इस चीज़ की परमिशन के दोनों जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके दरमियान में वैक्यूम या हवा है, स्पेस है, कोई और मीडियम नहीं है, यानी इन दो मार्करों के दरमियान में हवा है। तो ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो इनके दरमियान में हवा हो, कोई और मीडियम ना हो, वरना ये डेरिवेशन भी ख़राब हो जाएगी और सिंबल भी बदलना पड़ जाएगा। तो ये वैक्यूम परमिटिविटी कहलाती है। इसकी वैल्यू MCQs के तौर पे इस डेरिवेशन के एंड में दिखा दूंगा आपको। तो अब इस बुनियाद पे क्या हुआ, K की जगह वैल्यू रख दी 1/4 Z E × E हो गया E²। अच्छा, डेरिवेशन में अब ये माइनस प्लस हम नहीं लगाएंगे, ये पहले स्टेप में दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन था, बस आगे अब E चलता रहेगा, E, तो E × E हो जाएगा E²। क्लियर है। अब हमें R तक पहुंच जाए, ध्यान रहे मेन हेडिंग है रेडियस। अब हम एक और फोर्स पे गौर करेंगे जो कि इसको बैलेंस कर रही है, काउंटर mv²/r। फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और डेरिवेशन आगे बढ़ेगी। समझ के कीजिएगा भाई, मैथ्स है। ये देखें भाई, दूसरा हिस्सा आ गया। अब वो फोर्स जो काउंटर बैलेंस करेगी, ये तो बहुत मशहूर फार्मूला आपने देखा ही होगा, mv²/r। अब हम जानते हैं कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में हो तो सारी फोर्सेस उसको बैलेंस करती हैं। तो अब ये वाली फोर्स mv²/r बैलेंस करे, जो पीछे आपको दिखाई थी, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस, ये बैलेंस हो गई Ze²/4πε0r²। अब गौर कीजिएगा, ये r से r² कट गया क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। जो बचा उसको क्रॉस किया, r इधर आ गया और mv² में चला गया। क्लियर। क्यों किया r को इधर, क्योंकि r हमारा रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उसको अलग करा ताकि आप राइट को सॉल्व करते रहें और r की डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। समझ में आया भाई यहाँ तक। अब मसला ख़राब हो गया, यहाँ पे r भी अननोन है, v भी अननोन है। ये एक नॉलेज दे दूँ, संभालें। जब कभी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है ना भाई, सर्कुलर मोशन ऐसा, उसकी वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट, इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती है, यानी उसकी रफ्तार बदलती है। इसकी मिसाल यूँ ले लें, कभी आप झूले में बैठे हो जो राउंड वाला होता है, गोल वाला, उसमें ऊपर चढ़ते हो थोड़ा आहिस्ता हो जाता है, नीचे आने में तेज़ हो जाता है। तो ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मंजर है। तो वेलोसिटी हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वेरिएबल है। बाकी गौर करें सब कांस्टेंट है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी वैक्यूम कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ अब ये v कबाब में हड्डी है, इसको हटाना है, तो इसके लिए हम पॉस्टुलेट की मदद लेंगे। अब पता चला कि ये बॉहर थ्योरी का टॉपिक क्यों है, क्योंकि हम इसमें बॉहर थ्योरी का पॉस्टुलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये डेरिवेशन स्टक हो गई। यहाँ पे दो अननोन आ गए, एक को हटाएंगे नहीं तो फंस गया सवाल। अब याद कीजिए वो चौथा पॉस्टुलेट जो मैंने आपको बताया था, चौथा पॉस्टुलेट याद आया, ये वाला एंगुलर मोमेंटम वाला, एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट क्या था, mvr=nh/2π। अब याद है इसमें v पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, अब v को हटाना है तो mr इधर अपॉन में आ जाएगा, nh/2π, mr इधर आ गया। हमें v पे स्क्वायर चाहिए तो पहले ही स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और देखिए पहले लिखा अकॉर्डिंग टू बॉहर थ्योरी पॉस्टुलेट, कि बॉहर थ्योरी की अब मदद ले रहे हैं हम, पॉस्टुलेट की मदद ले रहे हैं। यहाँ पे मदद आ गई बॉहर की, अब उस मदद से काम होगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब v स्क्वायर चाहिए तो v पे स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर r का स्क्वायर। अब इसको ले आके उस इक्वेशन नंबर, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था हमने, अगर आपने नहीं देखा था देख लें दोबारा से। इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने इसको। अब इस 1 में हम इस v स्क्वायर की जगह इसको पुट कर देंगे। अब देखिएगा ध्यान से कैसे पुट करा। ऊपर उसके z² था, z² अपनी जगह रहा, 4π एप्सिलॉन था, 4π एप्सिलॉन अपनी जगह रहा। अब गौर से देखें, ये पूरा का पूरा v स्क्वायर
m भी अपनी जगह रहा, n स्क्वायर से लेकर ये पूरा का पूरा आ गया आपका ये यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पूरा का पूरा आपका v स्क्वायर पुट हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब इसको हम m को m से कैंसिल कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, r स्क्वायर रेसिप्रोकल करेंगे तो r स्क्वायर से एक r कट जाएगा। 2 स्टेप रह गए, चले मत जाइएगा, गौर से देखें। अब इस v स्क्वायर को पुट किया है, अगर नज़र नहीं आ रहा है मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, देखिएगा ये जो सर्किल वर्किल बना रहा हूँ आप भी बनाएं, तब ये डेरिवेशन समझ के होगी, वरना रटनी पड़ेगी और ये m r v ये सब गिच पिच हो जाएंगे, इतने करीब करीब के सिंबल्स हैं। ये देख लें, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था मैंने और वाज़ा कर दिया। क्या वाज़ा कर दिया भाई कि अब इस v स्क्वायर को वहाँ पुट करा, पुट करने के बाद इसको रेसिप्रोकल करा तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर आ गया, m स्क्वायर r स्क्वायर ऊपर आ गया, ये नीचे वाला 4 पाई एप्सिलॉन अपनी जगह, m n स्क्वायर h स्क्वायर अपनी जगह। अब काट छाट का काम है भाई, 4 से गया 4, r स्क्वायर से गया r, m स्क्वायर से गया m, पाई से गया पाई स्क्वायर। एहतियात से कीजिएगा भाई, क्या क्या बचा, r बचा, इसको अलग कर लिया, एप्सिलॉन नॉट उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया, n स्क्वायर उधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया, h स्क्वायर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया, और z स्क्वायर और एक पाई और एक m नीचे आ गया, नज़र आया, z पाई m e स्क्वायर। अब गौर करिए डेरिवेशन पे बॉक्स क्यों बन गया, क्योंकि ये डेरिवेशन हो गई है, क्योंकि अब इसमें सब कांस्टेंट हैं, सिर्फ ये n जो है वो आगे पीछे हो सकता है। क्यों, पॉस्टुलेट भूल गए, n1 n2 n3 n4, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। n1 2 3 करते हैं, पहले रेडियस दूसरा रेडियस तीसरा रेडियस, पहले ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट का तीसरे ऑर्बिट का, समझ में आया ये। इसलिए अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके तब ख़त्म करेंगे ये लेक्चर, क्योंकि ये इतना फैली भी शक्ल है, इसमें सब कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट से दिखा देंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई, फीडबैक दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगला लेक्चर मिस नहीं कर दिएगा, इसकी 2 डेरिवेशन इसके बाद हैं कंटिन्यूएशन में। आज का लेक्चर में पोस्टुलेट्स बता दिए, इसलिए 2 डेरिवेशन एक साथ नहीं करा रहा हूँ। अब ये गौर करें, देखें क्या हुआ, जो बोला वही हुआ। उसमें एप्सिलॉन कांस्टेंट था, h स्क्वायर z पाई m e स्क्वायर, इन सब को एक नया कांस्टेंट बोल दिया a नॉट आ गया, n स्क्वायर को छोड़ दिया और z को, क्योंकि z भी 1 2 3 एटमों का बदलता रहे। तब ये a नॉट अ न्यू कांस्टेंट कॉल्ड बोहर्स रेडियस कांस्टेंट, बोहर ने बयान किया, बोहर के नाम पे चल रहा है दुनिया में, बोहर्स रेडियस कांस्टेंट। अब ये आ गया a नॉट n स्क्वायर। अब ये हमारी फाइनल डेरिवेशन हो गई यहाँ तक, यानी एग्ज़ाम में आएगा तो आप यहाँ पे ख़त्म कर दोगे। अब मैं 1 मिनट जो आपका लूँगा वो सिर्फ MCQs के लिए लूँगा। यहाँ पे डेरिवेशन लिख के लिख दोगे ड्राइव्ड, हैंस ड्राइव्ड, ये लिख दीजिएगा आप, ख़त्म हो गया आपका टॉपिक, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये कुछ इजाफी बात नॉलेज के लिए या MCQs के लिए, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे साथ मेहनती बच्चे और अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा MCQs क्या है भाई, टॉपिक ख़त्म हो गया, MCQs 1-2। एक तो ये कि हाइड्रोजन से दिमाग में ये सवाल आएगा क्या है, बोहर थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन पे लगती है, तो इसका जवाब है नहीं, हर उस एटम या आयन पे लग सकती है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। किसी के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, उस पर आप बोहर थ्योरी लगा सकते हो। अब हीलियम के पास 2 होते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक ही बचे। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका देखो, इस नंबर इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 4 है। अब खुद देखें, 2 में से 1 लॉस हुआ, 1 बचा, 3 में से 2 लॉस हुआ, 1 बचा, 4 में से 3 लॉस हुआ, 1 बचा। प्लस जब चार्ज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है। तो अब देखें ये क्या हुआ, ऐसे आयंस पे भी लग जाएगा, ऐसी स्पीशीज़ पे ही लग जाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ये MCQs हो गई, और ये वो लिस्ट है जिसको आप कभी इस्तेमाल कर सकते हैं MCQs में या रेडियस निकालने के लिए। जैसे आप सोच रहे हो कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो ये देखें भाई 8.84 एक्सपोनेंट -12। आप सोच रहे हो h की वैल्यू क्या है, पीछे भी बताई थी, दोबारा देख लें, पोस्टुलेट में बताई थी, भूल गए, बताई तो थी 6.625 या 6.63। अच्छा हम SI यूनिट यूज़ करेंगे सारे केमिस्ट्री में, SI यूनिट देख लें,
वहाँ -27 बताया अर्ग वाला वो, लेकिन वैल्यू निकालने में यूज़ नहीं करना है। सही है। इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg, बहुत ही हल्का होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6, अच्छा आप वैल्यू 1.6, 6.63 ले सकते हैं, 1.602 ना लें। एक्सपोनेंट -11 कूलम, कूलम सही है। ये कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर। अच्छा इसको आप रखेंगे अगर कभी इसमें ये सारी वैल्यूज़ को, तो एक मज़े की बात बता दूँ आएगा क्या, इससे आएगा जवाब 0.529 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ये इसको याद कर लें, काम आएगा। कैलकुलेटर है तो घर में चलाइएगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रखिएगा, Z की जगह 1 रखिएगा क्योंकि हाइड्रोजन का Z1, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर चलाएंगे ना, N की जगह 1 रख के, Z की जगह 1 रख के, तो इस पूरे का जवाब आ जाएगा आपका ये, यानी ये A0 का जवाब भी आ गया, क्योंकि अभी हमने 1 1 लिया, इसको भी 1 लिया और इसको भी 1 लिया, तो A0 बचा खाली, तो A0 जो आएगा वही R हो जाएगा। अच्छा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट का मतलब होता है 10 की पावर -10। 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट बहुत छोटा यूनिट होता है, ये लेंथ या डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। एमस्ट्रॉन्ग यूनिट 10 की पावर -10 मीटर। कभी सेंटीमीटर में कोई पूछ ले तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 पावर फ़र्क हो गई। सही है। तो ये आज का लेक्चर था, काम का लेक्चर था। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी 2 डेरिवेशन मज़ीद, और न्यूमेरिकल तो चल ही रहे हैं, और मैथ्स और फिज़िक्स के क्लासें हैं वो भी लीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे जल्द अगले लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।